ये समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट रटे नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लिया आपने, रट लिया आपने, याद कर लिया भाई ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल दिया, नंबर मिल गए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये आप याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू आई एम क्लासेस। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं इस वीडियो के शुरू में आपको बता देता हूं इंट्रोडक्शन में कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स किसे कहते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इन सब के बाद हम इवन एंड ऑड भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ, एलसीएम। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो इसका मेन टॉपिक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि इवन नंबर क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप बताएंगे उसको 2, 4, 6? नहीं, इस वीडियो के बाद आपका जवाब बदलने वाला है। आप 2, 4, 6 नहीं बताएंगे। इसलिए मैं ये सारी चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आपको इन नंबर्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन जब आपको पता होगी तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे। डेफिनेशन पता होने के बाद आप उन नंबर को किसी भी तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इन सब की डेफिनेशन मैं यहां पर डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं आई एम क्लासेस की अगली क्लास। अच्छा, आप देखते हैं इन सारे नंबर्स की डेफिनेशन। बहुत ही क्विकली हम सब की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उस पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर देख लेते हैं। रियल नंबर क्या है? एक्चुअली कोई भी नंबर जो है वो रियल नंबर है, जिसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितने भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर हैं। किसके अलावा? एक्सेप्ट इंफिनिटी एंड इमेजिनरी नंबर। आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। इस तरह के नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, यानी इन द रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर है या क्यूब रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर है, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट इन्फिनिटी एंड इमेजिनरी नंबर। शॉर्ट में सारी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि नंबर आइडेंटिफाई कर सकें आप आसानी से। नेक्स्ट हम चलेंगे रैशनल नंबर्स पर। ठीक है, रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं आपको पहले से पता है, लेकिन मैं यहां आपको रिवीजन करा रहा हूं। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये फ्रैक्शन फॉर्म कैसी होगी? ये डेसिमल फॉर्म भी होगी। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म भी होगी, और ये वो डेसिमल फॉर्म है जो कि क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर है। दूसरा क्या है? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर है वो नॉन टर्मिनेटिंग, बट देयर इज वन कंडीशन, रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, यानी डेसिमल फॉर्म में होगा। वो डेसिमल फॉर्म जो टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगी? रैशनल नंबर होगी। और डेसिमल फॉर्म अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। आगे चलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है? बहुत ही आसान है डेफिनेशन इसकी भी। ये भी क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में है। इर्रेशनल नंबर सेम जैसे रैशनल नंबर, लेकिन इसमें क्या होगा? पी बाई क्यू की फॉर्म में है, यानी डेसिमल फॉर्म में है। ये भी ये आप समझ रहे हैं ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में डेसिमल फॉर्म, यानी 3/4 जो है इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे?
पॉइंट अगर लगा दें हम तो ये 30 हो जाएगा, 7.75। तो p/q की फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दोनों की बात सेम ही है, यानी p/q की फॉर्म में इरेशनल नंबर होगा, डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर होगा, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी ये होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, यानी ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा होगा, इन्फिनिटी तक जाके जो है ये नंबर आपका चल रहा होगा, ये रिपीट नहीं कर रहा होगा नंबर, ठीक है, और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रियल नंबर को हम जो है एक और नाम दिया है रियल नंबर का डेफिनेशन में, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि जितने भी नंबर हैं आपके वो डिवाइड हो सकते हैं रैशनल और इररेशनल के बीच में, और रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। बस वीडियो को पॉज करके इसको उतार लिया, अब आगे चलते हैं और डेफिनेशंस देखते हैं। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट। देखिए डेफिनेशन इसलिए आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अगर डेफिनेशन आपको पता है तो किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उस डेफिनेशन पे अगर वो नंबर उतरता है तो वो नंबर आप इसीलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो वाले नंबर जहां पर फ्रैक्शन कंपोनेंट्स नहीं होते उनको इंटीजर्स कहते हैं, यानी जितने भी नंबर होते हैं जो चाहे पॉजिटिव हों या निगेटिव हों वो सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स कैटेगरी है 3, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। जैसा नाम है वैसी ही डेफिनेशन है। पॉजिटिव इंटीजर सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जीरो इंटीजर सिर्फ जीरो को कहते हैं, निगेटिव इंटीजर सारे निगेटिव नंबर हैं टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या है? होल नंबर की सिंपल डेफिनेशन है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स with zero integer are called whole number, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर जहन में आपके रहेगी, ऑल पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो इंटीजर आर कॉल्ड होल नंबर, अगर ये डेफिनेशन आपको पता होगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर में। यानी होल नंबर स्टार्ट हो रहा है जीरो से और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे होल नंबर है टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बात हो गई होल नंबर की। आगे चलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर से ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, इसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता होगा। अच्छा, काउंटिंग नंबर क्यों कहा इसको, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो हैं जो काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर एक बकेट में जो है 50 एप्पल हैं तो आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता। काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी 1 से 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं काउंट होता सिर्फ, और होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क है। चलिए वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लें, आगे चलते हैं और डेफिनेशंस देखते हैं। चलिए दोस्तों आप डेफिनेशन देखते हैं इवन नंबर की, ठीक है। इवन नंबर किसे कहते हैं आपको पता है, आप बता देंगे 2 4 6, नहीं ये नहीं बताना आपको। इस वीडियो देखने के बाद आप इवन नंबर की हमेशा डेफिनेशन बताएंगे, यानी नंबर डिविजिबल बाय 2, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज अ इवन नंबर। हमेशा ये डेफिनेशन याद रखिएगा। इस डेफिनेशन के अलावा इवन नंबर की और कोई डेफिनेशन नहीं होती। इवन नंबर्स आपके हो गए 2 4 6 8, ठीक है। इस तरह के जो भी नंबर डिवाइड होते हैं 2 से वो इवन नंबर होते हैं, और ऑड नंबर इसके अलावा जो बच गए सारे ऑड नंबर होते हैं। यानी एनी नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2
इज ऑड नंबर। ठीक है, हम ये तो बहुत बार पढ़ते चले आ रहे हैं कि 2, 4, 6, 1, 3, 5 ये इवन नंबर ऑड नंबर है, लेकिन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ हम यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर भी आपको पता है किसे कहते हैं, लेकिन डेफिनेशन इसकी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन प्राइम नंबर की ये है, अ नंबर डिविजिबल बाय itself एंड 1। जो नंबर अपने आप से कटे और 1 से कटे उसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो गए प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे हो गए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते एक्सेप्ट इट अपना वो खुद एंड 1, इसके सिर्फ यही फैक्टर होते हैं, यानी 2 का फैक्टर होगा 2 और 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। ये नंबर सिर्फ अपने आप से कटेंगे और 1 से डिवाइड होंगे और किसी चीज़ से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा प्राइम नंबर से रिलेटेड ये हाईलाइट है कि 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए स्टार लगाकर कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ग्रेटर देन 1 जितने नंबर हैं डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 आर द प्राइम नंबर्स। अब देखते हैं आगे कि को प्राइम किसे कहते हैं। को प्राइम में कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले देख लें, यहां पर है को प्राइम। को प्राइम का नंबर है पेयर ऑफ नंबर्स के बारे में यहां बात हो रही है। पेयर ऑफ नंबर्स यानी एक नंबर की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा नंबर की बात हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है। यहां पर वो 2 नंबर पेयर ऑफ नंबर which have no common factor, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 तो हर जगह आएगा, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है। पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, ये डेफिनेशंस मैं अपने आप से बना रहा हूं। ठीक है, ये हो सकता है आपको बुक में इस तरह की डेफिनेशंस ना मिले, लेकिन यही डेफिनेशंस हैं इजीली इनको याद करने के लिए। ठीक है, को प्राइम नंबर वो हैं जिसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है उन दोनों के, वो को प्राइम नंबर हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो खुद नंबर प्राइम है। ठीक है, वो प्राइम नहीं है। आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, 3 and 5 बोथ आर को प्राइम नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 and 9, ये देखिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 के फैक्टर्स क्या हैं 2 into 2 और 9 के फैक्टर्स क्या हैं 3 into 3, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो इसलिए 4 और 9 को प्राइम नंबर हैं। 9 and 16 को प्राइम नंबर हैं। तो को प्राइम नंबर खुद इटसेल्फ प्राइम नंबर्स नहीं होते, लेकिन पेयर ऑफ नंबर हैं, और वो पेयर ऑफ नंबर है जहां पर कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो वो होगा को प्राइम नंबर। चलिए अगर आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन उतार लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? आपको पता है प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आपने देखा था कि जो प्राइम नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद नंबर और एक 1। यानी अगर प्राइम नंबर आपका 13 है तो इसके 2 फैक्टर होंगे 13 and 1, ये आपको पता चल गया यहां पर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं ये मैं कह सकता हूं कि वो कंपोजिट नंबर हैं। जैसे 6 हो गया, 6 का फैक्टर क्या है 2 into 3 into 1, मोर देन 2 फैक्टर्स है, कंपोजिट नंबर है। 9 है 3 into 3 into 1, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर है। 15 है
5 इंटू 3 इंटू 1। तो ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर हैं, इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब आगे देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम किसे कहते हैं। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम में आपको जो है ना क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम उसके बीच में डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को। अब हम चलते हैं बिना किसी डिले करे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ। चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसे कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं लेमा, थ्योरम, एल्गोरिथम, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और ये क्या क्या चीज़ होती हैं। तो मैं आपको बता रहा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरम किसे कहते हैं। थ्योरम कहते हैं किसी भी प्रूव्ड स्टेटमेंट को, ठीक है। कोई भी साइंटिस्ट ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसको प्रूव किया, उसको कहेंगे थ्योरम, यानी उस साइंटिस्ट ने वो थ्योरम दी है, जैसे आपने देखी थी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम याद है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस के अलावा डिवीजन थ्योरम भी है। डिवीजन थ्योरम आपको पता है किसे कहते हैं, यानी डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये थी डिवीजन थ्योरम। तो थ्योरम किसे कहते हैं, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, किसी साइंटिस्ट ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसको प्रूव किया तो वो थ्योरम बन जाती है। अब देखते हैं लेमा किसे कहते हैं। लेमा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब लेमा किसे कहते हैं। लेमा एक्चुअली क्या है, इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट। अगर कोई भी प्रूव स्टेटमेंट यूज होता है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, तो उसको कहते हैं लेमा। यही डेफिनेशन आपकी बुक एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ठीक है। कोई भी प्रूव स्टेटमेंट यूज करते हैं हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तो उसको कहते हैं लेमा। एक इसकी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है 3 + 3 क्या होता है, 6। ये एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट है कि 3 और 3 को अगर ऐड किया जाए तो 6 होता है। अब इसी स्टेटमेंट को मैं फर्दर एलोबरेट करता हूँ और एक नया अनदर स्टेटमेंट आपको देता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 और यहाँ पर इजिकल टू में आ रहा है 6, यानी मैं अनदर स्टेटमेंट ये दे दिया कि 3 × 2, अगर 3 की मल्टीप्लाई 2 में किया जाए तो भी 6 आएगा। मैंने इस्तेमाल किसका किया, 3 + 3 का इस्तेमाल किया, 3 के एडिशन का इस्तेमाल किया मैंने। एडिशन का इस्तेमाल करने के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रूफ कर दिया, 3 × 2 = 6। तो इसको कहते हैं एक्चुअली लेमा। अब देखते हैं थ्योरम किसे कहते हैं, एल्गोरिथम किसे कहते हैं। देखिए आप देख लिए एल्गोरिथम किसको कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वो वाले स्टेप जो बहुत ही प्रॉपरली डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, विच गिव्स, आपको क्या देते हैं, एक प्रोसीजर देते हैं आपको, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया एल्गोरिथम, यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जो आपको प्रोसीजर बन जाता है। वो स्टेप्स आपके प्रोसीजर बन जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको पता है अगर आपके पास 2 + 3 - 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 अगर होगा तो आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, बोर्ड मास आप फॉलो करेंगे, बोर्ड मास। और इसी चीज़ को अगर हम स्टेप्स में लिख दें कि स्टेप 1 प्लीज सॉल्व डिवीजन फर्स्ट, स्टेप 2 प्लीज सॉल्व मल्टीप्लिकेशन, स्टेप 3 प्लीज सॉल्व
एडिशन, देन सॉल्व सब्ट्रैक्शन। तो वो सारे स्टेप्स मिलके एक प्रोसीजर बन जाएगा। उस प्रोसीजर को आप क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे। तो ये बात हो गई लेमा, थ्योरम और एल्गोरिथम की। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम किसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे HCF निकालने के लिए 2 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसे कहते हैं। अच्छा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम एक ही चीज़ है, क्योंकि ये थ्योरम भी है और ये एक थ्योरम जो है उसको यूज़ भी कर रही है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन आपके पास जो होगा a = BQ + R, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस स्टेटमेंट को a = BQ + R को, जहां पर R आपका जो है लेस देन B है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक्चुअली है क्या, a = BQ + R क्या है। अगर आप रिकॉल करें तो डिवीजन थ्योरम आपके पास क्या थी? डिवीजन थ्योरम आपको दे रही थी डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको लेमा इसलिए कहते हैं क्योंकि डिवीजन थ्योरम यूज करके ये कह रहा है, एक नई थ्योरम दे रहा है, नया स्टेटमेंट दे रहा है ये कि ए और बी में ये रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और आर क्या है? आर आपके पास रिमाइंडर है। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर एक कोई एग्जाम्पल मैं ले लूं यहां पर 24 को अगर मैं यहां पर डिवाइड करूं 5 से, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? 5 4 = 24। तो यहां पर 24 क्या है आपके पास? डिविडेंड है। ठीक है, ये डिविडेंड है। ये क्या है? डिवाइजर है। 4 क्या है यहां पर? क्वोशिएंट है। और नीचे ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। यही होती है हमारी डिवीजन थ्योरम और यही आपका कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसका इस्तेमाल हमने करना है 2 नंबर के HCF निकालने के लिए। वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसी डिवीजन लेमा को, इसी यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम को उसने इस्तेमाल किया है और बना दिए हैं स्टेप्स, डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स को डिफाइन करके उसने एक एल्गोरिथम बना दिया और उस एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल करके 2 नंबर के बीच का HCF निकालेंगे। अच्छा, HCF किसे कहते हैं मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, आपको पहले से पता होगा, रिकॉल कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 कोई भी नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होंगे वो कहलाएगा हमारा HCF। कोई भी 2 नंबर हो गए 24 32, रैंडम नंबर ले लिया हमने। अब इनके क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 24 के फैक्टर्स 6 × 24 यानी 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 and 3 1 = 3। ये कॉमन ये फैक्टर हो गए। तो 24 के ये फैक्टर हो गए, यानी 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3, ये 24 के फैक्टर हो गए। 32 के फैक्टर आपको जैसे ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको ये आते हैं ऑलरेडी निकालना। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 6, 2 4 = 8, 2 2 = 4, यानी 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। तो यहां पर कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? एक तो ये वाला 2 कॉमन है, ठीक है, दूसरा ये 2 कॉमन है, तीसरा ये 2 कॉमन है, इससे ज़्यादा कॉमन नहीं है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF आपका क्या हो गया यहाँ पर? HCF हो गया 2 × 2 × 2 यानी 8। इन दोनों के बीच से क्या HCF हो गया? 8। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर मैंने आपको
बता दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं और हमने देख लिया। अब आगे चलेंगे और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे यूज करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए वो देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कहां से आया वर्ड? एल्गोरिथम आया 9th सेंचुरी में। हमारे एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख़वारिज़मी। ठीक है, ये पर्शियन साइंटिस्ट है। पर्शियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन दोनों एक ही चीज़ है 9th सेंचुरी में। तो इन्हीं के नाम से जो है एल्गोरिथम ड्राइव हुआ और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिसाब अल जबर। ठीक है, अल जबर वल मुकाबला। बेटा नहीं करिए। तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिसाब अल जबर वल मुकाबला और यहीं से आपके पास अलजबरा का भी वर्ड ड्राइव हुआ। इन्होंने ही अलजबरा आपको दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में हो गई। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ लेते हैं किसे कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ने किया आपके, अगर कोई नंबर है आपके पास C और D मान लेते हैं, दो नंबर हैं। ठीक है, दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ कोर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका HCF निकालना है। ओके, टू फाइंड HCF यू नीड टू फॉलो बिलो स्टेप। एल्गोरिथम का मतलब आपको पता है कि वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे जिनको हम प्रोसीजर बनाएंगे और उस प्रोसीजर को हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से आप डेफिनेशन याद किया करें। ठीक है, मेरे ये वर्ड्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेल डिफाइंड स्टेप होंगे जिनको हम प्रोसीजर बनाएंगे और वो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आप जाके डेफिनेशन देखें जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी एल्गोरिथम की, बिल्कुल सेम होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D। C और D पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप अप्लाई कर दें, यानी इन दोनों नंबर में से जो बड़ा होगा, मान लीजिए C बड़ा है D से, अगर C D से बड़ा है तो C को DQ प्लस R की फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी डिवीजन थ्योरम जो है हमारी उस फॉर्म में लिखेंगे। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। C इज इक्वल टू DQ प्लस R लिखेंगे, जहाँ पर R आपके पास क्या होगा? D से छोटा होगा और लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इफ R यानी रिमाइंडर इज नॉट 0, अगर आपके पास R 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे? देन अप्लाई, तो आप दोबारा से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस पर आप करेंगे? आप D and R पर, D और R पर। तो हमेशा इस केस में D आपके पास बड़ा होगा R से, यानी D को और R को इसी फॉर्म में आप लिखेंगे और ये बार बार आप अप्लाई करते रहेंगे टिल यू गॉट R इज इक्वल टू 0। कंटिन्यू। These steps till R is equal to 0। जब तक R 0 नहीं हो जाता तब तक ये स्टेप आप रिपीट करते रहेंगे, यानी जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। अभी इसको सिर्फ देख लीजिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको ये एक एक चीज़ जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ थ्योरम यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है कि ताकि आपको थ्योरम पता हो, पूरा प्रोसेस पता हो कि उस प्रोसेस के ज़रिए आप कैसे जो है 2 नंबर के HCF निकालेंगे। तो ये स्टेप्स आप कंटिन्यू करेंगे टिल R इज इक्वल टू 0। व्हेन R इज इक्वल टू 0 इन एनी स्टेप देन योर D विल बी HCF। कंटिन्यू दिस स्टेप टिल्स R इज 0। ठीक है, जिस भी स्टेप में R 0 आ जाता है देन आपका जो डिवाइज़र है
then divisor will be HCF। डिवाइजर आपका HCF होगा उस स्टेप में जहां पर R आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, हम वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को 2 नंबर का HCF निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके 2 नंबर्स का HCF निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली देखा कि मैंने 24 एंड 32 का HCF निकाला, जो कि क्या था, HCF निकला था 8। ठीक है, प्रीवियसली हमने निकाला। अब इसका HCF हम निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम का इस्तेमाल करके। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, आपके HCF नंबर है 24 और 32, इन 2 नंबर का आपको HCF निकालना है। तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 हमने जैसे पढ़ा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, EDL, मैं इसको लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किसको, अब 24 एंड 32। ठीक है, 24 और 32 में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से, 32 इज ग्रेटर देन 24, 32 जो है 24 से ग्रेटर देन है, यानी 32 को हमने लिखना है 24 के मल्टीप्लिकेशन में। किस फॉर्म में, C इज इक्वल टू DQ प्लस R की फॉर्म में, जहां पर R क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, L लेस देन D होगा, यानी ये जो डिवाइजर है। अब 24 को हमने डिवाइजर मानना है और 32 को हमें डिविडेंड मानना है। यहाँ पर हम साइड में अगर चाहें निकाल सकते हैं 32 और 24, तो ये 1 टाइम जाएगा ओनली, और नीचे क्या बचेगा, 6 और 2 8, यानी 8 यहाँ पर हमारा बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 1 प्लस 8। 32 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 24 इंटू 1 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, यहाँ पर R जो है 0 नहीं है, इसका मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा 8 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, वी कंसीडर if 8 is not equal to 0, then दोबारा अप्लाई करना है, then apply यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, अब किस पे अप्लाई करेंगे, 24 एंड 8 पर अप्लाई करेंगे। अब 24 8 में बड़ा कौन सा है, यानी 24 बड़ा है, 24 इज ग्रेटर देन 8, तो 24 को लिखेंगे हम 8 के टर्म में। किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर आपका 0, यानी 8 इंटू 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेप में क्या हो गया, R आपके पास 0 आ गया। जब R आपके पास 0 आ गया तो थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। हेयर हम इसको R इजिकल टू 0 लिख लो, ठीक है, या फिर रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास, रिमाइंडर इज 0, हैंस डिवाइजर जो है आपका, जो डिवाइड कर रहा है इस स्टेप में, हैंस HCF ऑफ 32 पहले लिख रहा हूँ, 24 बाद में लिख रहा हूँ, दोनों एक ही बात है, इज 8। ठीक है, आपकी ये समझ में आ गया। एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम में सबसे पहले 2 नंबर हैं, दोनों नंबर में से देखेंगे बड़ा कौन सा नंबर है। 32 और 24 में जो भी नंबर बड़ा है उसको, जो बड़ा लार्जर नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर है, उसको लिखेंगे सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, यानी 24 के मल्टीप्लिकेशन में। अब 24 से अगर इसको डिवाइड किया, हमारे पास 8 रिमाइंडर यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर देखिए ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, रिमाइंडर हमारा जो बचा है वो ग्रेटर देन तो 0 है, 8 है, 0 से बड़ा है और 24 से छोटा है। ऑफ कोर्स 24 से छोटा ही होगा रिमाइंडर, अगर 24 से बड़ा होता ये रिमाइंडर यहाँ पर तो एक बार और कट जाता वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 8 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर दोबारा अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कौन से नंबर्स पर, अब यहाँ पर
डिवाइजर और रिमाइंडर दो नंबर आ गए यहाँ पर, इन दो नंबर्स पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब उन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा होगा, ऑफ कोर्स डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा। तो 24 को 8 के टर्म में लिख देंगे, 8 के मल्टीप्लिकेशन में 8 × 3 प्लस रिमाइंडर 0। जब यहाँ पर 0 आ गया तो इस स्टेप में जो डिवीजर है आपका, डिवाइजर आपका HCF होगा। यानी इसको जब तक हम काटते रहेंगे तब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं कि 24 को एक बार 32 से डिवाइड, 32 को डिवाइड किया 24 से, 8 रिमाइंडर आ गया। अब ये आपका जो है डिवाइजर बन गया और डिविडेंड बन गया आपका जो प्रीवियस डिवाइजर था 24। ठीक है, इस तरह इसको काट सकते हैं और इस तरह आप HCF निकाल सकते हैं। तो ये यूज था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का HCF निकालने के लिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फर्दर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसी तरह का। वीडियो पॉज करके अगर आप चाहें तो इसको उतार लीजिए। चलिए आप कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, उसका हम HCF निकालते हैं। हमें HCF निकालना है, किसका निकालें, 124 का निकाल लेते हैं HCF। ठीक है, 124 में दो नंबर है, यानी आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, पहले दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 124, दोनों में अप्लाई करेंगे हम। कौन सा बड़ा है, 100 बड़ा है 24 से, तो 100 को लिख देंगे 24 के मल्टीपल में। किस तरह से होगा, यहाँ पर आप कर लीजिए, 100 को 24 से डिवाइड किया, 5 4 से कर देंगे, 4 चौक 16, 1 4 8 और 1 9। ठीक है, रिमाइंडर आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब देखिए 4 जो है आपके यहाँ पर 0 नहीं है, तो सेकेंड स्टेप आपका क्या कहता है कि 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, अब किस पे अप्लाई करेंगे, 24 और 4 पर अप्लाई करेंगे, 24 एंड 4। इस कंडीशन में क्या है, 24 इज ग्रेटर देन 4 है, तो 24 को लिख देंगे 4 के टर्म में। किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 24 से इसे काटेंगे, 2 6 24, रिमाइंडर 0। ठीक है, प्लस 0। इस स्टेप में क्या हो गया, 0 आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपका क्या हो गया, 0 आ गया, यानी R इज इक्वल टू 0, विच मीन्स HCF ऑफ 124 इज इक्वल टू कितना होगा, HCF आपका 4 होगा। जो लास्ट स्टेप में जहां रिमाइंडर 0 होगा, उस स्टेप में जो डिवीजर होगा वही आपका HCF होगा दोनों नंबर का। ये मैंने बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। अब आप जो है NCERT का जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा वो एग्जाम्पल आप खुद कर रहिएगा। ठीक है, मैं आगे जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं एग्जाम्पल नंबर 2nd एंड 3rd वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, अब अगर चलिए उससे पहले क्या देख लेते हैं, इन दोनों का HCF वैसे निकाल के देख लेते हैं हम कैसे निकलेगा। ठीक है, 100 के क्या करते हैं हम, फैक्टर्स कर लेते हैं। 100 के फैक्टर्स किस तरह होंगे, 50 × 2। ठीक है, 50 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 × 10 × 2। ठीक है, 10 के फैक्टर कितने होंगे, 5 × 2 × 2। ठीक है, बड़ा बड़ा करके लिख देता हूं यहां पर। अगर आप अपने हिसाब से भी इसके फैक्टर्स निकालना चाहें तो इस तरह निकाल सकते हैं, 2 × 2। ये फैक्टर्स आ गए 100 के। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 यानी 6, 6 चौक 24। ठीक है, 2 और 2। अब यहां पर आप देखिए कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो यहां पर ये दिखा रहा है HCF क्या होगा, 2 × 2 ही होगा, यानी 4। देख लीजिए, इस तरह से भी HCF आपका 4 आ गया और इस तरह से भी आपका HCF 4 आ गया। यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो आपने इस्तेमाल किया यहाँ पर HCF निकालने के लिए, तो एग्जैक्टली आंसर जो है 4 ही आया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो आपका कहता है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ
2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 वो कहता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q की फॉर्म में होना चाहिए। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इवन और ऑड की डेफिनेशन पढ़ाई थी। डेफिनेशन क्या होती है, इवन की नंबर डिविजिबल बाई 2 और ऑड क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2। ये आपको पता है, ठीक है। कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाई 2 होता है वो इवन, और जो नॉट डिविजिबल बाई 2 नहीं होता वो ऑड होता है। इसको हम दो तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि किस तरह से 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में ये आएगा। उसके बाद जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है तरीका, उस तरीके से हम समझाते हैं। तो यहां देख लिया आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं। डेफिनेशन के हिसाब से 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग या डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आप लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, या आप लिख सकते हैं। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर 2 को लिखें आप 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, यानी 2 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0, ठीक है। मैं 2 को जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 प्लस 0। प्लस 0 में इसलिए लिख रहा हूं क्या कि क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर भी है, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर इन सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, आप इस वाले कॉलम को बहुत ही ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये 2 जो है ये बिल्कुल सेम है, यानी क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 2 मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 0 की फॉर्म में आ रहे हैं। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 2q की फॉर्म में आ रहे हैं, वेयर q इज एनी इंटीजर, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी दे रखा है कि q जो है सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर्स हैं, और हमारे जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर्स आ रहे हैं वो इसी फॉर्म में आ रहे हैं, राइट। आपके समझ में आ गया। ये सारे मैंने सबसे पहले क्या लिया, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को ये हमारा डिवीजन थ्योरम जो थी उसमें हमने इनको फिट कर दिया, तो हमने देखा कि हमारे सारे 2q की फॉर्म में आ रहे हैं। अब हम क्या देख लेते हैं, आपके जो ऑड नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं किस तरह लिखेंगे। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही होगा, प्लस 1 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, प्लस 1, 2 प्लस 1 3। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। ये देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा कॉलम जो आ रहा है इंटीजर्स का आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटीजर्स बढ़ रहे हैं। ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है हर कंडीशन में, हर केस में। तो कंक्लूजन आपको यहाँ से मिल गया
आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 2q + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर, जो आपको नजर आ रहा है 0 भी एक इंटीजर है, आपको पता है 0 इंटीजर, तो q क्या है आपके पास, इंटीजर है एक। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको मैं अब नेक्स्ट उस पर दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए आप आसानी से। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट तरीका जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या तरीका दे रखा है वो हम देख लेते हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो डिविजिबल बाई 2 होंगे और जो ऑड इंटीजर्स हैं वो नॉट डिविजिबल बाई 2 होंगे। यानी यहाँ पर आपका 2 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर कोई इंटीजर a है उसको हम लिख सकते हैं bq + r की टर्म में, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होगा। ठीक है, यहाँ पर a को हम किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। b आपका डिवीज़र है और q क्वोशंट है, r आपका रिमाइंडर है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को लें तो वो डिविजिबल बाई 2 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं सब। जब आपका b 2 है तो यहाँ पर r क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए r की वैल्यू जो है 2 वैल्यू होंगी 0 एंड 1, यानी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन b होगा, तो लेस देन b यानी 1 तक ही जाएगा। r की 2 वैल्यू होंगी 0 और 1, और 2 नहीं होगी r की वैल्यू, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी b है, b से कम होगा r। ठीक है, तो r की वैल्यू 2 होंगी, r की वैल्यू एक 0 होगी एक 1 होगी। अब r की वैल्यू 0 और 1 के लिए हम देख लेते हैं ये वाले इंटीजर्स हमारे पास क्या आते हैं। अब यहाँ पर 4r = 0, a की वैल्यू क्या होगी, a = bq + r, यानी b की है 2q + r क्या है 0, यानी a = क्या आ गया 2q। अब 2q क्या है, 2q इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। ठीक है, जो कि क्या होगा, इट इज 100% डिविजिबल बाई 2, और अगर वो डिविजिबल बाई 2 है, हेंस दिस इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, एक फॉर्म तो ये आ गई। r की वैल्यू 0 के लिए आपने इसमें रखा वैल्यू, r की वैल्यू 0 रखी, b की वैल्यू 2 आपको पता है क्योंकि डिविजिबल बाई 2 है। यहाँ पर सारे ये क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं फॉर्म में, तो आपकी एक वैल्यू आ गई 2q + 0 यानी 2q। सेकेंड, फॉर r = 1, r = 1 के लिए a की वैल्यू क्या आती है, bq + r, इसका मतलब 2q + 1। अब ये 100% नॉट डिविजिबल बाई 2 होगा, क्योंकि +1 ऐड हो रहा है 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये क्या होगा 100% नॉट डिविजिबल बाई 2 होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, जब ये डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2 का। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व किया है एनसीईआरटी में। अगर मेरा पहला मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वो भी सही है, वो अगर आपको समझ में आए वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं और 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर टीचर मार्क्स नहीं देता है तो कमेंट करिएगा टीचर के नंबर के साथ, मैं इसको कॉल करूंगा और उससे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई क्या मसला है। तो आप दोनों मेथड सीख लीजिए, दोनों मेथड बहुत ही आसान है, किसी भी मेथड को आप इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है जो कहता है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में है, 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में है। ये आपको प्रूफ करना है, और q क्या है, सम इंटीजर है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको क्या बताऊं मैं, जो अपना मेथड है
वो आपको बता देता हूँ। यानी ये मेरा मेथड नहीं है, ये सिंपल मेथड है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं और वो प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल्स को लेके कि 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में है या नहीं है। बात हो रही है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिख लिए यहाँ पर क्या है, अब ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। 13, 15 जहाँ तक भी आप चाहें, जहाँ तक भी आपको आसानी लगे वो लिख लीजिए। आपको प्रूफ करना है 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में। भैया किधर जा रहे हो, इधर आ जाओ, ठीक है, स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो, ठीक है। तो 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में लिखने के लिए यानी इन सब की डिवीजन करनी है 4 से। 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 4 × 0+1, 4 × 0+1 ऐसे लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 0+3, ये 4 × 0 0 हो जाएगा, 3 = 3, आसानी से हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 को आप क्या लिखेंगे, 4 × 1 + 1, 4 × 1 4 हो गया, +1 5 हो गया, 5 आ गया। 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 + 3, 4 और 3 7। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 + 1, और 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 + 3, 4 दूनी 8, 3 11। समझ रहे हैं आप, मैं सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं उनको 4 के मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पर। 13 को आप क्या लिखेंगे, 4 × 3 + 1, और 15 को आप क्या लिखेंगे, 4 × 3 + 3। यहाँ पर आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, ये इसी तरह चलता रहेगा आगे तक। कंक्लूड क्या करेंगे आप यहाँ पर कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं सारे, ये भी और ये भी, दोनों, ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो एक तरह की फॉर्म तो ये आ रही है आपकी, यानी ये इंटीजर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और रिमाइंडर +1 है। यहाँ पर इंटीजर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और रिमाइंडर +3 है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 4q+1 और इसको आप लिख सकते हैं 4q+3। अगर इनकी जनरल फॉर्म लिखनी है तो दो यहाँ पर जनरल फॉर्म्स आ गई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की, ठीक है। यही आपका कंक्लूजन है, समझ में आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है, आप अगर वीडियो चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब सेकंड मेथड जो आपका बुक कहती है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड आपका क्या है, आपको पता है कि आपका क्वेश्चन में शो कराना चाह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में है 4q+1 की फॉर्म में, यानी कि ये डिवाइडेड बाई 4 है, यानी 4 इसका डिवीज़र है, यहाँ पर डिवाइज़र है। तो जो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके पास है, बाई EDL आपके पास क्या है, A = BQ + R। B की क्या है वैल्यू, 4 है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं B की वैल्यू 4। तो R की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इस कंडीशन में R क्या है, > 0 एंड <B, यानी R की वैल्यूज आपके पास आएंगी 0 1 2 3, 3 तक जाएगी, 4 नहीं होगी, 4 से कम होंगी सारी वैल्यूज, ठीक है। तो R की वैल्यूज यहाँ पर 4 आ गई। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R के लिए हम A की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहे हैं या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आ रहे हैं। जो इवन इंटीजर्स होंगे उनको डिस्कार्ड कर देंगे, जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो प्रूफ के लिए यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4R = 0। R = 0 के लिए आपके पास जो इंटीजर A है उसकी वैल्यू क्या होगी, 4q + 0, यानी 4q। A = 4q आ गई। अब मुझे आप ये बताइए कि 4q क्या ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। A को हम लिख सकते हैं 2 × 2q, यानी ये जो 2q है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 में है, यानी दिस वन इज डिविजिबल बाय 2। तो ये पॉजिटिव
इवन नंबर होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 2 है। तो आर की ज़ीरो वैल्यू के लिए 4 क्यों आ रही है आपकी फॉर्म, और 4 की फॉर्म हम नहीं ले सकते, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की। तो चलिए इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे आर इजिकल टू 0 के लिए। अब करेंगे 4 आर इजिकल टू 1। आर इजिकल टू 1 के लिए ए की क्या आएगी फॉर्म, 4 क्यूब प्लस 1। 4 क्यूब प्लस 1 इज ऑड नंबर, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, डायरेक्ट आपके पास आ गया, एक फॉर्म आपकी 4 क्यू प्लस 1 आ गई। नेक्स्ट क्या है, 4 आर इजिकल टू 2 के लिए हम देखते हैं क्या आ गई, ए इजिकल टू 4 क्यू प्लस आर की जगह 2। यहाँ पर क्या है, दोनों में से 2 कॉमन अगर हम लेंगे तो 2 क्यू प्लस 1 आएगा, यानी ये पूरा नंबर जो है 2 के मल्टीप्लिकेशन में है। 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और डिविजिबल बाई 2 जो है हमेशा इवन नंबर होगा, तो आप 4 क्यू प्लस 2 को डिस्कार्ड कर देंगे, ये फॉर्म नहीं आप लेंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है। चलिए 4 आर इजिकल टू 3, आर इजिकल टू 3 के लिए क्या होगा, ए इजिकल टू क्या होगा 4 क्यू प्लस 3। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, 2 का मल्टीपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी कहानी आपके सामने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की, जो हैं मल्टीप्लाई बाय 4 या डिविजिबल बाय 4, ठीक है, वो सारे नंबर, ठीक है। जो भी नंबर्स 4 से डिवाइड होंगे, 4 के डिविजिबल में होंगे, वो या तो 4 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में होंगे या 4 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में होंगे। प्रीवियसली हमने देखा था 2 क्यू प्लस 1 एक फॉर्म थी, वो भी ऑड इंटीजर थे, लेकिन वो सारे डिविजिबल बाई 2 थे। आई मीन सॉरी, डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नहीं थे, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे या उसके बाद के नंबर जो वो थे वो सारे 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में थे। तो ये हो गया सॉल्यूशन आपके एग्जाम्पल नंबर 3 का। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, आई स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 120 बादाम बर्फीज, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही समझ लिएगा बहुत ही तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ की, ठीक है, वो आपके समझ में आ जाएंगी। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम के लिए अगर आप आरएस अग्रवाल को रेफ़र करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। एचसीएफ और एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स आपको समझनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम एक एक चीज़ जो है इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि एक स्वीट सेलर है, एक हलवाई है, वो क्या कर रही है, उसने बर्फ़ी बनाई है, आपके 130 बादाम बर्फ़ी बनाई है और 420 काजू बर्फ़ी बनाई है, ठीक है। तो 420 जो है वो काजू बर्फ़ी हैं और 130 जो है वो बादाम बर्फ़ी हैं जो उसने बनाई हैं। अब आपको पता है कि जो आपका स्वीट सेलर होगा, जो हलवाई होगा, उसके पास ट्रे है। उसने कहा ट्रे में उसने स्टैक की है इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, ठीक है। उसके पास एक ट्रे है, ट्रे में वो काजू बर्फी लगा रही है, ठीक है। के से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं काजू बर्फी को, ठीक है, और बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बादाम बर्फी को। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सेम बर्फी वो लगा रही है, ठीक है, हर स्टेक में। एक और बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 7 तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो एरिया जो ले रहे हैं लीस्ट एरिया ले रहे हैं, यानी कोई भी एरिया ऊपर छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने ये पहले छोड़ा था कि आपको समझाने के लिए कि वो लीस्ट एरिया ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ए एरिया है कोई भी, ठीक है, और ये यहाँ तक इसने लगाई काजू बर्फ़ी, तो ये कोई भी एरिया उसने बी एरिया लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी काजू बर्फ़ी होंगी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी ये कितना होगा 420 को आप ए और बी के टर्म में अगर लिख दें तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है काजू बर्फ़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब बादाम बर्फ़ी कितनी हो गई, यहाँ मान लूँगा मैं ये सी है, सी रोज़ है, ठीक है। तो 130 को किस तरह लिख सकते हैं, ये तो ए ही रहेगा क्योंकि सेम एक स्टैक में सेम बर्फ़ी लगी है, काजू बर्फ़ी भी और बादाम बर्फ़ी भी सेम लगी हैं, तो ये ए मल्टीप्लाई बाई सी, जो बादाम बर्फ़ी आएगी वो ए मल्टीप्लाई बाई सी से आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक, कौन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज हैं जो इस स्टेक में उसने प्लेस की हैं। आपको नंबर्स निकालने हैं इनके, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के कितने नंबर हैं, यानी वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। अब ए क्या है, इन दोनों में आप चेक करें, ए क्या है, एक कॉमन 420 का फैक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद 420 आ रहा है, ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के बाद 130 आ रहा है। ए और बी जो क्या है फैक्टर्स हैं, ए और सी फैक्टर्स हैं 130 के, और ए क्या है आपके पास, ये क्या है ए, ये कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँ कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर के होने के बाद क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेक्स, तो ये हो गया आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको ए निकालना है HCF, HCF किसका 420 का और 130 का। अब ये HCF आपको निकालना है, HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट रटे नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस देख लिया आपने, रट लिया आपने, याद कर लिया भाई ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें HCF निकालना है, HCF निकाल दिया, नंबर मिल गए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। आपको सवाल को समझना है, उसको प्रैक्टिकली आपको उतारना है कॉपी पे कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आंसर क्या निकलवाना चाह रहा है वो हम डिस्कस जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे ही आप अपने आप से अपने माइंड में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या निकलवाना चाह रहा है, ठीक है, HCF निकलवा रहा है या LCM निकलवा रहा है। तो अब जब आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये HCF निकाला है तो आप HCF इसका आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, उसका फर्स्ट स्टेप कहता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करें आप 420 पर, और 420 में सबसे बड़ा क्या है, 420 इज़ ग्रेटर देन 130, तो 420 को आप लिखेंगे 130 की फॉर्म में, यानी 420 इज इक्वल टू, यहाँ निकाल लीजिए 420 और 130, तो ये 2 से जाएगा 0 6, 3 से भी जा सकता है, ये 3 3 9, ठीक है, 3 से इसको हम कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी 30, 130 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 30 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब किस पे लगेगा, सेकेंड स्टेप क्या है आपका, सेकेंड स्टेप में 130 इज़ ग्रेटर देन 30, यानी 130 को हम 30 के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, कैसे, 130 को हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 130 जब 30 के मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये कितने में जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 0 3 चौक 12 प्लस यहाँ पर बच गया नीचे 10, ठीक है। अब आपके पास थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में 30 और 10 के बीच में होगा, यानी 30 इज़ ग्रेटर देन 10, तो 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0, इस स्टेप में आपका 0 आ गया, यानी फोर्थ स्टेप में आपका आएगा HCF, यानी HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। अब मैंने यहाँ पे वो पूरी कहानी नहीं लिखी है कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या कहती है। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की है, देखिए मैंने सबसे पहले अप्लाई की है 420 130 पर, जो ग्रेटर है उसको लिख दिया है डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर अगेन अप्लाई किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने यहाँ पर 130 पर और इसको इसके टर्म में लिख दिया है। तो जब यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में जो डिवाइज़र है वो आपका HCF होगा। तो यहाँ पर 420 और 130 का HCF 10 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कमाल की बात ये है कि ये HCF जो है ना ये पूरे इसका HCF होगा, यानी अगर 130 से भी आप स्टार्ट करते 130 और 30 का भी HCF 10 होता और 30 और 10 का HCF भी 10 होता। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 रियल नंबर का, एक्सरसाइज 1.1 सारे एग्जाम्पल्स आपने देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करके और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन।